हेलो एवरीवन, मेरे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल लॉ लॉजिक पर आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रमिक विधियां और श्रमिक विधियों को पढ़ने के हमारे लेक्चर सीरीज में जो सबसे पहला एक्ट हमने पढ़ना शुरू किया है वो है एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923। लेकिन अब अपने लेक्चर्स में हम केवल कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम ही नहीं बल्कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। आपको पता ही होगा कि 2019-20 में एक नए तरीके का काम किया गया और 44 जो श्रम से संबंधित अधिनियम थे उन्हें 4 कोड में डिवाइड कर दिया गया, 4 कोड के अंदर समाहित कर लिया गया। उन 4 कोड में से एक कोड आपकी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, जिसके अंतर्गत उन अधिनियम को रखा गया जिनका मोटिव समाज में सामाजिक सुरक्षा या जो सोशल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर बनाया गया था। यानी इस एक्ट को आपको पता है कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम को बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सोशल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना। इसीलिए इसे और इसके जैसे कुछ अन्य एक्ट को जैसे कि आपका मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट या एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, इन्हें कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत रखा गया। अपने एक ही लेक्चर में हम एक तरफ तो कंपनसेशन एक्ट के प्रोविजंस देखेंगे सेक्शन वाइज और दूसरी तरफ उस सेक्शन में आपके नए कोड में क्या चेंजेस किए गए हैं और आपके नए कोड में वो सेक्शन किस नंबर से दिया गया है, हम ये भी साथ में देखते चलेंगे। इससे आपको ये फायदा होगा कि आप एक ही लेक्चर अटेंड करेंगे लेकिन आपको पुराने एक्ट की सारी चीजें और साथ में नए कोड में जो प्रोविजन है वो भी आपको वही के वही पता चलते चले जाएंगे और साथ में दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको यही पता चल जाएगा। अभी तक अपने आखिरी लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर प्रतिकर नियोजक पर शोध हो जाता है, उस स्थिति में अगर वो उसे नहीं देता है, देने में कोई गड़बड़ करता है तो फिर क्या होगा। और हमने ये भी देखा था कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में इस बात को सेक्शन 77 में बताया गया है और पुराने एक्ट में इसे 4A में बताया गया है। आज हम बात करेंगे मजदूरी का हिसाब करने की पद्धति की, जिसे आपके एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 1923 में सेक्शन 5 में और आपके कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी में सेक्शन 78 के अंतर्गत रखा गया है। अब तक हमने ये देख लिया कि नियोजक पर दायित्व होगा, हमने ये भी देख लिया कि किस तरीके से प्रतिकर की रकम को जो है दिया जाएगा। यानी कि हमने क्या देखा था कि मासिक मजदूरी को जो भी रिलेवेंट फैक्टर है उनसे गुणा करके जितने प्रतिशत देने की बात है 50% या 60% जैसी भी स्थिति है उसके आधार पर दिया जाता है। इससे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हम ये जाने सबसे पहले कि मजदूरी होती क्या है, क्योंकि जब हम जानेंगे कि मासिक मजदूरी क्या है, मासिक मजदूरी क्या है, तभी हम आगे के भी सेक्शंस में दिए हुए प्रोविजंस को अप्लाई कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो आज हम बात करते हैं कि मजदूरी का हिसाब करने की क्या पद्धति बताई गई है। मासिक मजदूरी इस पद से इस अधिनियम में और इसके प्रयोजनों के लिए एक मास की सेवा के लिए संदेह समझी जाने वाली मजदूरी की रकम, चाहे वह मजदूरी मास के हिसाब से या किसी अन्य कालावधि के हिसाब से या मात्रानुपाती दरों से संदाय हो, अभिप्रेत है। और इसका हिसाब किताब निम्नलिखित रूप से किया जाएगा जो नीचे बताया गया, इसे हम बाद में देखते हैं। बात कर रहे हैं कि मासिक मजदूरी से इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए एक मास की सेवा काल, यानी हम निकालते कितना है मासिक मजदूरी, 1 महीने में जितना भी वेजेस दिया गया है उसे हम मासिक मजदूरी मानेंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जो व्यक्ति हो, जो एम्प्लॉई हो, वो एम्प्लॉई मंथली वेजेस पर काम ही ना कर रहा हो बल्कि वो डेली वेजेस पर या वीकली वेजेस पे या 15 डेज पे वेजेस उसको मिलता हो, या ऐसा भी संभव है कि उसे उसके काम करने के घंटों के अनुसार पैसा ही नहीं मिलता हो बल्कि उसने कितना काम किया है इस अनुसार पैसा दिया जाता हो, यानी मात्रानुपाती। जहां पर ऐसा होता है कि आपने जितना काम किया है, जितने पीस तैयार किए उसको हम पेमेंट ऑन पीस कहते हैं, उसके हिसाब से ही पेमेंट किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए कह सकते हैं, जैसे एक पेन ले लेते हैं कि एक पेन को बनाने के लिए आपको 10 रुपए दिया जाएगा हमें, तो आपने जितने पेन बनाए दिन भर में उतने के लिए आपको 10 रुपए के अकॉर्डिंग पर पेन आपको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके की भी अगर कोई स्थिति है, चाहे वह मजदूरी मास के हिसाब से या किसी अन्य कालावधि के हिसाब से मात्रानुपाती दरों पर संदेह हो, अभिप्रेत है, यानी इस स्थिति में भी हम मानेंगे क्या, उसको निकालेंगे कैसे, 1 महीने की वेजेस ही निकालेंगे। और कैसे निकाल पाएंगे ये हम नीचे देख लेते हैं। जहाँ के कर्मचारी उस नियोजक की जो प्रतिकर का देनदार है सेवा में दुर्घटना से ठीक पहले 12 मास की अन्यून की निरंतर कालावधि के दौरान रहा है, वहां कर्मचारी की मासिक मजदूरी उस कुल मजदूरी का 12वां भाग होगी जो उस कालावधि के अंतिम 12 मासों
में नियोजित द्वारा उसे संदाय के लिए शोध हो गई है। यहाँ ये ध्यान दीजिएगा, ये बाहर नहीं है, ये 12 है। 12 महीने की बात की जा रही है यहाँ पे कि अगर कोई कर्मचारी नियोजक के जो भी प्रतिकर देने के लिए इस समय देनदार है, सेवा में पिछले 12 महीने से नियोजित था, तो 12 महीने से नियोजित होने की दशा में उसको 12 महीने में जितनी भी मजदूरी दी गई है, यानी कि जितनी भी मजदूरी हम मान लेते हैं कि 120 रुपए दी गई है, तो 120 का हम क्या करेंगे, हम इसका 12वां भाग निकालेंगे। जब हम 12वां भाग निकाल लेंगे तो जितनी भी आएगी वो क्या हो जाएगी, 1 महीने की मजदूरी हो जाएगी। सिंपल सी बात है कि जहां पर मजदूरी जो है 12 महीने में जितनी मजदूरी दी गई है उसका जब हम 12वां भाग निकाल लेते हैं तो वो आ जाती है कि जितनी भी है उसकी मासिक मजदूरी निकल करके आ जाती है। यहाँ हम ये देख लेते हैं कि अगर कोई ऐसी स्थिति है जहाँ पे व्यक्ति ने अभी 1 महीने भी काम नहीं किया है, यहाँ तो स्थिति क्लियर है कि 12 महीने का पेमेंट किया गया था, तो 12 महीने के पेमेंट करने की कंडीशन में जितना भी पेमेंट बना है पूरे 12 महीने का, उसमें उसको जो है 12 से हम डिवाइड कर देंगे, 12 से भाग दे देंगे और वहीं से हमारी निकल आएगी 1 महीने की मजदूरी। लेकिन यहाँ अगर सिचुएशन ऐसी है कि उस व्यक्ति ने, उस एम्प्लॉय ने वहां पर अभी 1 महीना भी काम नहीं किया था, तो उसको 1 मंथ की भी वेजेस नहीं मिली थी, तो हम ये कैसे जानेंगे कि उसे 1 महीने की वेजेस उसकी कितनी है। इस स्थिति में क्या होगा कि वहां अगर कोई और कर्मचारी वैसे ही काम में उसी नियोजन में लगा हुआ होगा तो हम मान के चलेंगे कि जितनी वेजेस उसकी है उतनी ही वेजेस इसकी भी होती, क्योंकि वो क्या काम कर रहा है, वो सेम वही काम कर रहा है जो काम पहला एम्प्लॉय जिसकी हम यहाँ पे सैलरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो एम्प्लॉय भी कर रहा है। यानी दोनों का काम का क्योंकि नेचर एक है इसलिए दोनों का पेमेंट भी एक मानकर हम चल सकते हैं। या मान लेते हैं कि उस नियोजन में तो काम नहीं कर रहा है कोई व्यक्ति, तो फिर यदि कोई कर्मचारी इस प्रकार नियोजित नहीं था, यानी उस नियोजन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जो उसी पद पे काम कर रहा हो, तो उस परिक्षेत्र में किसी वैसे ही काम में नियोजित कोई कर्मचारी दुर्घटना से ठीक पहले 12 मास के दौरान उपार्जित कर रहा था, यानी कि उस तरीके का काम करने के लिए उसी परिप्रेक्ष्य में वैसा ही काम करने के लिए कोई भी कर्मचारी जो जानकारी में नियोजित है उसकी जितनी सैलरी होगी पिछले 12 महीने की उसका 12वां भाग निकाल करके हम मान लेंगे कि हमने उस एम्प्लॉय के जो भी 1 महीने में जिसने काम नहीं किया और वो किसी दुर्घटना या ऑक्यूपेशनल डिजीज के कारण कंपनसेशन पाने के लिए इस समय अधिकारी है, तो हम ये देखते हैं कि उसको वही कंपनसेशन उसके अकॉर्डिंग, उस सैलरी के अकॉर्डिंग दे दिया जाएगा जैसा कि वैसे ही नेचर का काम दूसरा व्यक्ति कर रहा है। अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं, पढ़ लेते हैं, अन्य दशाओं में जिसमें इसके अंतर्गत वे दशाएं आती हैं जिनमें कि आवश्यक जानकारी के अभाव में खंड खा के अधीन मासिक मजदूरी का हिसाब करना संभव नहीं है। यानी कि अभी क्या चीज है कि मान लेते हैं ऐसा कोई एम्प्लॉय भी नहीं मिलता, वो एम्प्लॉय तो 1 महीने काम नहीं किया, उसकी सैलरी तो हमें पता ही नहीं थी, लेकिन कोई अन्य ऐसा एम्प्लॉय भी नहीं मिलता है जो उसी सेम नेचर का काम करता हो, ना उस एम्प्लॉयमेंट में और ना ही वैसे ही किसी अन्य में। यानी हमें कहीं से नहीं पता चल पाया कि उस तरीके के एम्प्लॉयमेंट में, उस नेचर पे काम करने पे एक एम्प्लॉय को कितनी सैलरी मिलती है, क्योंकि जानकारी का अभाव था। तो क्या हो गया, मजदूरी का हिसाब करना संभव नहीं है। तो फिर क्या होगा, ऐसी मजदूरी उस नियोजक से, ऐसी स्थिति में मासिक मजदूरी उस नियोजक से जो प्रतिकर का देनदार है दुर्घटना से ठीक पहले की सेवा की अंतिम निरंतर कालावधि के लिए उपार्जित कुल मजदूरी को ऐसी कालावधि समाविष्ट दिनों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त भाज्यफल को 30 गुना होगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई एम्प्लॉय जितने दिन के लिए, क्योंकि उसने 1 महीने तो काम नहीं किया है कि उसके पूरे महीने की वेजेस निकाली जा सके, तो उसने जितने दिन भी काम किया है, मान लेते हैं कि उस एम्प्लॉय ने केवल 4 दिन ही काम किया है, तो 4 दिन में उसको जितना भी पेमेंट किया गया है उतने पेमेंट को हम निकालेंगे डेज के हिसाब से, यानी क्या करेंगे, समाविष्ट दिनों से विभाजित कर देंगे। मान लेते हैं कि उसे जो है इतने दिनों में काम करने के लिए 80 रुपए दिए गए। मान लेते हैं कि 80 रुपए दिए गए, हालांकि इतने रुपए नहीं दिए जाएंगे, इससे ज्यादा ही दिए जाएंगे। आपको पता है कि पेमेंट मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होती है, तो ये एक एग्जाम्पल है, केवल इतना नहीं दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 4 दिन काम करने के लिए 80 रुपए दिए गए, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, 80 को 4 से डिवाइड कर देंगे, क्या निकल कर आ जाएगा, 20 रुपए, यानी उसको पर डे 20 रुपए दिए गए। अगर 1 दिन का वेजेस 20 रुपए निकल आया तो हम क्या करते हैं, हम इसे 30 के साथ में डिवाइड कर देते हैं।
और 30 के साथ डिवाइड करने पर जो भी अमाउंट निकल कर आएगा वही इसकी मंथली वेजेस होगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि जितने दिन काम किया है उतने दिनों की संख्या से उतने दिनों के वेतन को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करके जो भी अमाउंट निकल कर आएगा उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 30 से गुना कर देंगे, क्योंकि हमने एक दिन का वेतन निकाल लिया, फिर जब उसे 30 से गुना करेंगे तो फिर आपका पूरे महीने का वेतन निकल करके आ जाएगा। इस तरीके से मासिक मजदूरी की गणना की जा सकती है। स्पष्टीकरण पढ़ लेते हैं। सेवा की ऐसी कालावधि जिसमें काम पर से 14 दिन से अधिक की अनुपस्थिति कालावधि के लिए विच्छेद नहीं हुआ है, यानी कि व्यक्ति ने 14 दिन से ज्यादा की छुट्टी नहीं ली है एक बार में, इस धारा के प्रयोजन के लिए निरंतर कालावधि समझी जाएगी। निरंतर के लिए एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर कहा गया था कि मजदूरी अधिनियम के प्रयोजनों के लिए 1 माह की सेवा के लिए संदाय समझी जाएगी। जो मजदूरी की रकम ऐसी मजदूरी कालावधि के दौरान मात्र अनुपाती, ये देखिए निरंतर कालावधि के दौरान रहा है, यहाँ पे इसकी बात की गई है, इसलिए बताया गया है कि निरंतर कालावधि का क्या मतलब है। तो अगर 14 दिन से ज्यादा की छुट्टी ली है उस स्थिति में क्या है कि हम नहीं मानेंगे कि वो निरंतर कालावधि है, और अगर 14 दिन से कम की छुट्टी कभी भी ली है तो हम क्या मानेंगे कि उस व्यक्ति ने वहां पर जो है निरंतर काम किया है। पिछले 12 महीनों में अगर उसने 14 दिन से ज्यादा की छुट्टी ली हुई है तो निरंतर एक साथ, वो भी एक साथ 14 दिन की बात कर रहे हैं, इनसे ज्यादा की छुट्टी ली है तो वो निरंतर कालावधि नहीं मानी जाएगी, अन्यथा माना जाएगा कि वो व्यक्ति उस एम्प्लॉयर में के साथ में निरंतर कालावधि में काम कर रहा है, बीच में उसकी जॉब ब्रेक नहीं हुई है। आपने देखा कि हमें जितनी भी मजदूरी निकालनी है वो कैसे निकालनी है, उसे हमें निकालना है मासिक मजदूरी के आधार पर। कितना भी मजदूरी दी जा रही हो, मतलब किस भी तरह से दी जा रही हो, चाहे डेली वेजेस पे दी जा रही हो या फिर किसी सामान के आधार पर मात्र अनुपाती हो, जैसा भी हो, एक साल में जितना भी पैसा कमाया था, पिछले 12 महीने में जितना भी पेमेंट किया गया था। एक तो यहाँ पे देखिए बात कही गई है कि संदाय के लिए शोध हो गई है, यानी जरूरी भी नहीं है कि नियोजक ने वो सारा पैसा पेमेंट कर दिया है, लेकिन जितना पैसा पेमेंट करने के लिए अब नियोजक जो है दायित्वाधीन है, उतनी मजदूरी को हम क्या कर रहे हैं, 12 से भाग दे रहे हैं। यानी जितना भी पिछले साल में कमाया था, जब उसको 12 से भाग देंगे तो हम मान लेंगे कि वो 1 महीने का वेजेस निकल करके आ रहा है। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर ने उस एम्प्लॉई ने 12 महीने तक काम नहीं किया तो हम वैसे ही किसी अन्य एम्प्लॉय जो उसी रैंक पे काम कर रहा होगा के 12 महीने की वेजेस को निकाल कर भी देख सकते हैं। किसी भी दशा में यानी कोई नहीं मिला जो कि उस तरीके से काम करता हो, हमारे पास ऐसे फैक्ट ही नहीं है कि हम उसका हिसाब लगा सके, तो हम क्या देखेंगे कि जितने दिन उसने काम किया है उसका पूरी मजदूरी को, उस एम्प्लॉय की पूरी मजदूरी को जितने दिन काम किया उससे डिवाइड कर देंगे और जो अमाउंट निकल कर आएगा उसे 30 दिन से गुणा कर देंगे। फिर जो मजदूरी निकल कर आएगी उसे ही हम उसकी मासिक मजदूरी मान लेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक मेरे साथ जरूर समझ में आया होगा। अगर ऐसा है, आप मेरी भाषा शैली के साथ में विषय को समझ पाते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको मेरे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा इन दोनों एक्ट को, मतलब इस कोड को और इस एक्ट को एक साथ आपको एक ही लेक्चर में पढ़ाने का इनिशिएटिव कैसा लगा। इसे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखेंगे। Thank you.